देखो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? ऊर्जा विचलन। देखो ऊर्जा विचलन, एनर्जी फ्लक्चुएशन। देखो ये एनर्जी फ्लक्चुएशन का जो फॉर्मूला है वो किससे प्राप्त होगा? आपके मानक विचलन वाले फॉर्मूले से प्राप्त होगा। ठीक है ना? मानक विचलन में मैंने क्या बताया था? अगर कोई भी चर राशि है तो उस चर राशि का अलग अलग जो पॉइंटों के ऊपर जो मान होता है उसका उसकी एवरेज वैल्यू के साथ में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, वो जो है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना? देखो मानक विचलन के बारे में पहले ही बता दिया था। ठीक है ना? कोई भी क्वांटिटी है उसकी एवरेज वैल्यू के साथ में जो उसका परिवर्तन होता है उसको हम किसके द्वारा? मानक विचलन के द्वारा पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना किसका है? एनर्जी फ्लक्चुएशन के बारे में। देखो पार्टिकल के फ्लक्चुएशन के ऊपर जो फर्स्ट यूनिट के अंदर था एक क्वेश्चन पहले करा दिया था जिसमें आपने देखा था कि अगर कणों का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एन पार्टिकल का अलग अलग स्टेट के अंदर तो उसके लिए जो फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला था वो क्या था? एनपी क्वेश्चन में 1 माइनस पी के बराबर आएगा। ठीक है? और एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल जो थे वो किसके बराबर थे? एन ऑफ पी के बराबर। अब देखो ये एन ऑफ पी मतलब पर्टिकुलर मतलब कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल उसका किसके साथ में? उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ में, किसी पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसी स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है? देखो यहाँ पे इस एन को किस प्रकार से लिख सकते हो? n1 n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट ऐसे लिखोगे। ठीक है? और साथ में क्या होगा? आपके पर्टिकुलर स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी वो भी साथ में मल्टीप्लिकेशन आएगी, p1 प्लस p2 प्लस p3 के रूप में लिखोगे। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला जो होता है वो किस प्रकार से बनता है? n1 p1 प्लस n2 p2 प्लस n3 p3 के रूप में लिखा जाता है। ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। अब देखो अब लिखना किसका मान है? एनर्जी फ्लक्चुएशन का मान लिखना, ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का फॉर्मूला लिखना है। तो देखो ऊर्जा में परिवर्तन के लिए जो फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला होगा वो सिग्मा ई बराबर क्या होगा? रूट ई स्क्वायर बार माइनस ई बार का होल स्क्वायर। देखो ये ई स्क्वायर बार और ई बार स्क्वायर, ई बार का मतलब क्या है? एवरेज वैल्यू, एवरेज एनर्जी की जो वैल्यू है वो किससे लिखी जाएगी? ई बार से। देखो देखो दो इसके तरीके क्या होते हैं? इस एवरेज को लिखने के दो तरीके होते हैं। किसी किसी बुक में एवरेज जो होता है वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स में देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखोगे तो जो ऐसा कैसा आपके एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप क्या निकालते हो? उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो। ठीक है ना? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर आप देखोगे तो एवरेज वैल्यू का यूज किया जाता है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना? एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी एवरेज वैल्यू होती थी, मतलब कोई भी पोजीशन की हो, भले एनर्जी की हो, कुछ भी हो। तो ये ध्यान रखना दो तरीके होंगे, या तो इस तरीके से लिखा जाएगा या तो इस तरीके से। दोनों कभी किसी किसी बुक में तो क्या होता है? इस तरीके से लिखा होता है, किसी किसी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ होगा। ठीक है? अब देखो हमने जो एवरेज एनर्जी थी उसका जो फॉर्मूला लिखा था वो किस प्रकार से लिखा, किस प्रकार से लिख सकते हैं? ई अपॉन एम। मतलब टोटल एनर्जी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल का डिवीजन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना? अब ये एनर्जी ई भी है वो किसके बराबर होगी? समेशन एन आर ई आर अपॉन एन। मतलब n1 e1 प्लस n2 e2 प्लस डॉट डॉट नीचे क्या आ जाएगा आपके? n। ठीक है? अब देखो ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, और एक जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो क्या होता है? एवरेज एनर्जी का समेशन पी आर एन आर, मतलब P1 N1 पी आर इंटू ई आर, मतलब P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3, इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, ये बता दिया था, आया कैसे था कल की क्लास में, वापस बता देता हूँ। क्या किसी भी स्टेट को आप ले रहे हो, ठीक है, टोटल एनर्जी लिखनी है तो किसी एवरेज एनर्जी लिखनी है तो वो एवरेज एनर्जी क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, जितनी भी आप स्टेट है उन सब स्टेट की एनर्जी को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? टोटल एनर्जी के बारे में पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये P1 P2 P3 कैसे आया, इसका क्या कारण है? क्योंकि देखो ये जो ई आर लिखा हुआ है ये तो क्या है? सिर्फ एक स्टेट की एक पार्टिकल के लिए एनर्जी है। ठीक है ना? जब आप एन आर से गुणा कर दोगे तो जितने पार्टिकल उस स्टेट के अंदर होंगे तो उस स्टेट की टोटल एनर्जी आपको प्राप्त होगी। तो एक स्टेट तो किसी निकाय के पास है होगी, ऐसा जरूरी नहीं है एक से अधिक होगी। तो उस कंडीशन में N1 E1 N2 E2
ऐसे करके जितने भी स्टेट है उन सबके अंदर जितने पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उस स्टेट की एनर्जी के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल का गुना करोगे तो आपको प्रत्येक स्टेट की एनर्जी मिलेगी और उसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगी और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करोगे तो एवरेज एनर्जी मिलेगी। अब देखो यहाँ पे P1 P2 P3 कैसे आया, देखो N1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके N आएगा, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को प्रदर्शित करेगा। ऐसे कैसे देखो कि N1 के नीचे N, N2 के नीचे N, N3 के नीचे N, ऐसे करोगे जितने स्टेट है सबके लिए आएगा, तो उस वजह से सभी के साथ में E1 के साथ में किसका गुना P1 का, E2 के साथ में किसका गुना P2 का गुना, E3 के साथ में किसका गुना P3 का। जितने स्टेट है उसके लिए फॉर्मूले को किस रूप में कन्वर्ट कर दो, E बार बराबर समेशन ऑफ पी आर ई आर के रूप में इसको लिख सकते। अब देखो अब इस फॉर्मूले का, क्योंकि ये जो ई बार है आपको निकालना क्या है, ई बार ई स्क्वायर का बार और ई बार का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को आपको क्या निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एवरेज एनर्जी को आप डायरेक्टली किसकी सहायता से ज्ञात कर लो, जेड की सहायता से, मतलब पार्टीशन फंक्शन। क्योंकि एक तो आप क्या करोगे अलग अलग स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर वीडियो अटक रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नेट की स्पीड के कारण हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये है, इसमें आपको क्या निकलना है, इसका और इसका मान निकालना है। देखो पार्टीशन फंक्शन ये क्या करता है, किसी प्रकार जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है उस डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलो या आपने किसी स्टेट में पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो उसको कैसे ज्ञात करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है एक तो, दूसरा आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो इस फंक्शन की सहायता से आप क्या कर सकते हो, उस स्टेट की अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज्ञात कर सकते हो। मतलब कुल मिला के किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपने जितने भी स्टेट है उन सबके अंदर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की है उन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन, एनर्जी का जो फंक्शन होता है वही एनर्जी का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है। कुल मिला के ये फंक्शन जो होता है ना, पर्टिकुलर स्टेट की जो एनर्जी होती है ना उसका ये फंक्शन होता है, और इसको लिखा कैसे लिखा जाता है, e की पावर माइनस के बीटा ई आर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, नॉन डीजेनरेट स्टेट के लिए। नॉन डीजेनरेट से मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एनर्जी स्टेट है उनकी एनर्जी क्या है, सिंगल है, सिंगल वैल्यूड एनर्जी, मतलब वैसी एनर्जी किसी और एनर्जी स्टेट में रिपीट नहीं हो रही है। क्योंकि अगर एक ही प्रकार की ऊर्जा बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये कि वो एनर्जी स्टेट कैसा है, डीजेनरेट एनर्जी स्टेट है, मतलब एक ही टाइप की एनर्जी के आपके पास में क्या एक से अधिक स्टेट होते हैं तो उस कंडीशन में उसको जी से व्यक्त करते हैं, डीजेनरेट स्टेट की संख्या। मान लो कि दो ऐसे स्टेट है किसी सिस्टम में जिनकी एनर्जी समान है तो उनको कैसे स्टेट बोले जाएंगे, डीजेनरेट स्टेट बोले जाएंगे। लेकिन अगर सबकी एनर्जी समान नहीं हो, अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो ये ध्यान रखना, इसको एक और किस प्रकार से लिखते हैं, जी आर टी की पावर माइनस के बीटा आई। नॉन डीजेनरेट स्टेट है तब तो जी आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा ये। लेकिन अगर उसके अंदर अलग अलग स्टेट जो डीजेनरेट स्टेट है तो उस कंडीशन के अंदर जी1 की डीजेनरेट स्टेट है कोई, जी2 की कितनी वैल्यू है, जी3 की कितनी, मतलब उसके अंदर कैसे इतने कितने स्टेट है जिनकी एनर्जी समान है, तो उसका आपस में उसका उन नंबर का क्या होगा, इनके साथ में मल्टीप्लिकेशन भी होगा। देखो इसके क्वेश्चन भी करवाए हैं 3, वीडियो में देख सकते हो। अब देखो नहीं करवाए हुए ना वीडियो यूट्यूब के ऊपर, कौन बोला। अब देखो, अब जेड से ही क्या निकलेगा, आपके एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, जेड बराबर आप क्या लिखते हो, समेशन ई की पावर माइनस के बीटा ई आर, इसका क्या कर दो बीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डेल जेड अपन डेल बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बीटा समेशन ई की पावर माइनस समेशन ई आर ई की पावर माइनस के बीटा ई आर, ये क्या आ गया आपके जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका क्या करो, एक बार और अवकलन करो, अब इसका एक बार और अवकलन करोगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके समेशन ई आर का स्क्वायर ई की पावर माइनस के बीटा ई आर। ठीक है, माइनस के ई आर से फिर से माइनस के ई आर गुणा, तो माइनस माइनस प्लस,
ठीक है। अब देखो इसके अंदर गुणा नीचे बटे में क्या देगा, जेड का, और नीचे क्या आ जाएगा, जेड। ये बीटा लिखा हुआ है ना, डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये डेल जेड अपॉन डेल बीटा इज माइनस समेशन ई आर ई की पावर माइनस के बीटा ई आर। इसको सिग्मा बोलते हो तुम लोग, पर होता रियलिटी में देखा जाए तो समेशन, समेशन का मतलब सभी क्वांटिटी का संयोजन होता है। हाँ, संयोजन मतलब संयोग बोलो या संयोजन बोलो, बात एक ही है? तो अब ये वैल्यू जो है ये किसकी है, आपके ई स्क्वायर बार की वैल्यू, एवरेज वैल्यू। क्योंकि देखो जो वैल्यू हमने निकाली थी ई आर के एवरेज की वैल्यू, ई आर के एवरेज की वैल्यू जो आपके आई थी वो किसके बराबर आई थी, 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा माइनस के बराबर आई थी। ठीक है, और उसमें जो फॉर्मूला निकला था वो क्या था आपके, ई आर ई की पावर माइनस के बीटा ई आर अपॉन जेड के बराबर का फॉर्मूला निकला था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन अंदर की तरफ क्या आ रहा है, ई आर स्क्वायर का आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी एवरेज वैल्यू है, ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है। ठीक है, आपको ई की वैल्यू क्या, ई की एवरेज की वैल्यू क्या मालूम है, 1 अपॉन जेड डेल जेड बाय डेल बीटा माइनस का। अब देखो दोनों वैल्यू पता चल गई, किसकी, इसकी ई स्क्वायर के एवरेज की वैल्यू भी पता चल गई, ई एवरेज की वैल्यू भी मालूम है। अब इसको मान, इस मान को किस में रखोगे, इस फॉर्म में। अब सिग्मा ई बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर माइनस कोष्ट में क्या आ जाएगा, -1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा का होल स्क्वायर। और लिखो इसको आगे, सिग्मा ई बराबर क्या लिख सकते हो, √1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर माइनस कोष्टक में 1 अपॉन जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको मैंने क्या बताया था कि जो क्वेश्चन होगा वो इतने बड़े फॉर्मूले के रूप में नहीं लिखा हुआ होगा। मैंने बताया था कि इस तरीके से सीधा लिख दिया जाएगा कि ऊर्जा में फ्लक्चुएशन जो सिग्मा ई होता है वो किसके बराबर होता है, रूट डेल ऑफ ई बार अपॉन डेल बीटा के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। ये मैंने कल भी बताया था कि क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा होगा, इतना बोल दिया जाएगा कि कोई भी सिस्टम है उसकी एवरेज एनर्जी ई बार है, उसके जो उसके थर्मल पैरामीटर या थर्मल टेम्परेचर जो बीटा है, तथा उसका पार्टीशन फंक्शन जो जेड के द्वारा शो किया जाता है, तो ये प्रदर्शित कीजिए कि उसके ऊर्जा में जो विचलन होता है वो सिग्मा ई बराबर क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, मतलब इसके अंदर एक आगे और माइनस भी होता है, ये ध्यान रखना। अब पूरा याद नहीं था, कुल मिला के बात ही किया तो पता चल गया। ठीक है, अब देखो एवरेज एनर्जी ई बार बराबर आप क्या लिखते हो, माइनस के 1 अपॉन जेड डेल जेड बाय डेल बीटा लिखते हो। ठीक है, अब इसका क्या करना है आप लोगों को, किसके सापेक्ष कर लो अवकलन, बीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, बीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसमें क्या होगी, दो टर्म्स आएगी, एक तो पहली वाली टर्म और एक दूसरी वाली टर्म। इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो दोनों का क्या होगा, गुणनफल के रूप में आपका क्या होगा, अवकलन होगा। तो सबसे पहले तो किसका होगा, 1 अपॉन जेड स्क्वायर, किसका, सिर्फ जेड का करोगे तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, डेल जेड बाई डेल बीटा का क्या आ जाएगा आपके होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करो, पीछे वाली टर्म्स का करोगे, तो पीछे मतलब पहले इसका किया तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस जेड का तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर हुआ, पर कर किसके सापेक्ष रहे, बीटा के सापेक्ष रहे। अभी जेड की वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए 5 7 में मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ डेल जेड बाई डेल बीटा आ जाएगा। और पहले से एक डेल जेड बाई डेल बीटा है ही, एक डेल जेड बीटा
डेल जेड बाई डेल बीटा और दूसरा जेड डेल जेड बाई डेल बीटा गुणा होकर क्या हो जाएंगे, डेल जेड बाई डेल बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो प्लस वाले तो पूरी की पूरी टर्म्स किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, नीचे क्या आएगा 1 बाई जेड। अब इसका करोगे तो क्या लिखा जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो डेल ई बार अपॉन डेल बीटा इसको क्या आ जाएगा माइनस उस टाइम 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड बाई डेल बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल बीटा का होल। ठीक है, यहां से ये वैल्यू आगे, अब इस मान को किस समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रखोगे तो उस कंडीशन के अंदर सिग्मा ऑफ ई किसके बराबर आ जाएगा, रूट डेल ई बार अपॉन डेल बीटा माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस का इसको प्लस में चेंज कर सकते हो, कैसे, क्योंकि बीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन के टी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी के टी के। ठीक है, इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डेल बीटा बराबर माइनस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर इंटू डेल टी के रूप में लिखोगे। ये मान इस बीटा की जगह पे पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल ऑफ ई इज इक्वल टू रूट में के टी स्क्वायर डेल ऑफ ई अपॉन डेल टी। ठीक है ना, इसके बराबर आ जाएगी। देखो थर्मोडायनेमिक्स का ज्यादा भाग तो इसमें नहीं है, पर अगर थर्मोडायनेमिक्स सेकंड ईयर में अभी तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी तो उसमें आपको मालूम हो तो हीट कैपेसिटी तो किससे सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, और वो सी जो होता है ना वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है। प्रेशर, जब प्रेशर किसी सिस्टम का कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में हीट कैपेसिटी जो होती है उसको किससे लिखते हो, सीपी से शो करते हो, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको किससे प्रदर्शित करते हो, सीवी से, और इन दोनों का अंतर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है ना। तो इस कंडीशन में देखो जो ये सीवी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, पढ़ के गामा नहीं होता है, गामा अपॉन गामा होता है, आर होता है, अभी याद नहीं पूरा, 3r/2 या ऐसा कुछ उसकी वैल्यू लिखते हैं, इतना मेरे को याद है, गामा की वैल्यू उसके बराबर आती है, क्योंकि गामा जो होता है वो दो चीजों के रेशियो के बराबर होता है, वहीं से ये निकलती है ये वैल्यू, इतना मालूम है मेरे को। ठीक है ना, सीवी बराबर क्या लिखोगे, डेल ई अपॉन डेल टी, मतलब एवरेज वैल्यू का जो टेम्परेचर के सापेक्ष हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, सीवी के बराबर। ये वैल्यू आप लोगों के पढ़ी हुई होगी, मैं बताऊंगा नहीं आई कैसे, मेरे को लेना देना नहीं उससे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो सीवी होता है स्पेसिफिक हीट होती है किसके ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो किसके अंदर, ऊर्जा के अंदर परिवर्तन, औसत ऊर्जा में टेम्परेचर के साथ में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती है। तो उस वजह से ये फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा ई इज इक्वल टू रूट सीवी इंटू के टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है इसकी। ये ध्यान रखना कि जो एनर्जी में फ्लक्चुएशन है उसका एवरेज एनर्जी के साथ में जो रिलेशन है वो इस तरीके से लिखा जाता है टेम्परेचर के लिए, और थर्मल पैरामीटर के साथ में इस तरीके से लिखेंगे, और स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ में इसका मान इस तरीके से लिखा जाता है। इन तीनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला देके कह सकता है कि ऊर्जा में, किसी सिस्टम की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को इस प्रकार से सिद्ध करते हैं, इस फॉर्मूले का प्रूफ कीजिए। ठीक है, अभी जय श्री राम का। अब देखो, अब आप लोगों के पास में अगर जैसे कोई भी मान लो आपके पास में पदार्थ है, यार इसको छोड़ो, पैरामैग्नेटिक जो भी है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको किससे शो करते हैं, काई से शो करते हैं। इस क्यूरी का नियम पढ़ा हुआ है ना, क्यूरी का नियम, ठीक है ना, उस क्यूरी के नियम के अनुसार काई किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/P के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर 7.5 नंबर में पूछता है ना तो और कुछ भी नहीं पूछता उसमें,
इतना ही कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो काई जो होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/T के, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। देखो जैसे कि आप देखते हो कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, तो उसके अंदर आपको मान लो अणु, परमाणु, अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो गतिशील अवस्था में कोई भी अगर आपको मालूम हो तो देखो 3 प्रकार के आपने फील्ड पढ़े हैं। 3 फील्ड होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड और कौन सा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तीनों की कंडीशन क्या होती है? तीनों की कंडीशन ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसी वैल्यू के आवेश की कैसी वेलोसिटी के कारण, रेस्ट मोशन। अगर इसका मान v बराबर 0, अगर कोई भी आवेश स्थिर अवस्था में है, उसके पास किसी प्रकार की गति नहीं है, तब तो आपके कौन सा फील्ड उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। दूसरा आपके आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कंडीशन में उत्पन्न होता है? जब कोई भी आवेश गति तो कर रहा है पर गति उसकी कैसी है? कांस्टेंट गति हो। कांस्टेंट गति होगी तो उस कंडीशन में जो फील्ड उत्पन्न होगा वो कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। थर्ड फील्ड जो होता है वो किसका? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन। ये जो होता है वो कैसा होता है? v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब गति तो कर रहा है पर गति कैसी है? एसिलेटेड गति है, मतलब उसकी गति क्या है? समय के साथ में परिवर्तित हो रही है, मतलब त्वरित गति कर रहा हो। तो उस कंडीशन में आपके कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो देखो उस कंडीशन में क्या है, कोई भी अणु या परमाणु जो होता है ना किसी भी पदार्थ का, उसके बाद में क्या होता है? उसके प्रत्येक कोई भी पदार्थ है उसके प्रत्येक अणु या परमाणु के पास में उसका खुद का क्या होता है? एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है ना। जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तक उससे पहले की बात है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे कि कोई भी पदार्थ है तो उसके पास में अणु या परमाणु होंगे, उन अणु और परमाणुओं के पास में क्या होगा? खुद का क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, ठीक है ना। जब तक आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो उस कंडीशन में ये चुंबकीय आघूर्ण सारे के सारे परमाणुओं को कैसे होगा? रैंडमली व्यवस्थित होगा, मतलब किसी की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। रैंडमली कैसे? किसी की डायरेक्शन इस तरीके से, किसी की डायरेक्शन इस तरीके से, किसी की इससे, किसी की ऐसे, ठीक है, रैंडमली, मतलब पर्टिकुलर सभी डायरेक्शन के अंदर होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, टोटल चुंबकीय आघूर्ण किसी पदार्थ का, उसका मान म्यू बराबर क्या आ जाता है? 0। 0 होगा, कारण क्या है? रैंडम है, तो रैंडमली होगा तो सभी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगा उसी का क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सभी का होगा, क्योंकि देखो कोई भी पदार्थ लिया तो उसके पास में अणु परमाणु सभी उसी पदार्थ के होंगे, अलग अलग पदार्थ के होंगे नहीं, तो सभी का चुंबकीय आघूर्ण का मान तो समान ही होगा। पर अभी क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है? समान नहीं है। डायरेक्शन मतलब समान नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो रेंडमली ओरिएंटेड उसके पास में क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। जब रेंडमली ओरिएंटेड चुंबकीय आघूर्ण होगा तो टोटल चुंबकीय आघूर्ण का मान म्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, बाहर से उस पदार्थ के ऊपर क्या लगा दिया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा? जैसे मान लो कि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जितने भी चुंबकीय आघूर्ण होंगे वो भी किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे? जिस डायरेक्शन के अंदर आपके क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? आप देखो यहाँ पे इसका मान 0 होने के कारण क्या होता है? इसका मान 0 होने का कारण ये होता है, कुछ तो क्या होते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन होते हैं, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन होते हैं, मतलब आपस में क्या होती है? समान वालों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स, और उसका मान 0 के बराबर आ जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर से आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो सब क्या होंगे? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर आप क्या निकालोगे? टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहोगे, जिसको आप मैग्नेटाइजेशन बोलते हो, एम वेक्टर का मान, वो किसके बराबर आ जाएगा? एन ऑफ म्यू वेक्टर के बराबर। ये ध्यान रखना। मतलब कुल मिला के देखो कि जो एम वेक्टर होता है वो एन म्यू वेक्टर के कब बराबर होगा? जब आपने किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के ऊपर बाहर से क्या लगाया? मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तब तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। अदरवाइज इसका मान 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सारों की डायरेक्शन क्या होती है? रैंडमली होती है, कोई किसी की डायरेक्शन में मालूम नहीं होती है, इनकी पर्टिकुलर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, उस वजह से ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे और म्यू का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में आती है कि जो ये मैग्नेटाइजेशन, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये सारे के सारे चुंबकीय आघूर्ण जो ये म्यू है वो भी क्या हो जाएंगे? उस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे? ओरिएंटेड हो जाएंगे। मतलब सभी के सभी लगभग पूरे होंगे या नहीं होंगे वो नहीं कह सकते, लगभग सारे के सारे किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने की कोशिश करेंगे? जिस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन के अंदर। अब देखो
जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या करेगा, इसको ओरिएंटेट करने की कोशिश करेगा, तो वैल्यू तो ओरिएंटेशन करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आगुण हो रहा है, मतलब आगुण से मतलब क्या है, गुणन होना एक प्रकार से। तो मेनली डिपेंडेंसी क्या होगी, म्यू और बी के बीच में जो ये थीटा होगा उसके ऊपर डिपेंडेंसी करेगी। तो जैसे कि अगर मान लो इस डायरेक्शन में आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस म्यू और बी के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो आपको ये पता रखना है कि जो थीटा की वैल्यू होगी ना, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी किसकी, इनके मैग्नेटिक फील्ड और इसकी म्यू की। क्योंकि आप देखो कि जैसे आप इसको ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो इनको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या करना है, ओरिएंटेट करना है, या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को क्या करना है, दिशित करना है। तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसके ऊपर बाहर से क्या कर रहे हो, किसी न किसी प्रकार की इनको ऊर्जा प्रदान करेगा, कोई ना कोई कार्य कर रहे हो। तो कार्य या ऊर्जा प्रदान जो करते हो वो डब्ल्यू किसके बराबर होता है, म्यू बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ये तो पढ़ी हुई है वैल्यू, ऐसा तो है नहीं ये नहीं पढ़ी हुई, पहले भी पढ़ी हुई होगी, 12th के अंदर पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना कि जब आप किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में उसकी एवरेज एनर्जी का मान ज्ञात करना हो या चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना हो, कुछ भी आपको ज्ञात करना हो, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको मालूम है चुंबकीय प्रवृत्ति का ही बराबर क्या होता है, m अपॉन h के बराबर होती है, m अपॉन h, काई का मान m अपॉन h के बराबर होता है। और ये h जो होता है वो क्या होता है, b अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है। b वेक्टर को क्या पढ़ते, ये h क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, प्रवृत्ति नहीं बोलोगे, इंटेंसिटी बोलोगे, तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता बोलोगे। b वेक्टर क्षेत्र, क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दो चीजें अलग अलग है, ठीक है ना, इसीलिए इसको म्यू नॉट से डिवाइड करते हैं। b वेक्टर किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एच वेक्टर। देखो किसी बुक में तो बी वेक्टर को तीव्रता बोल दिया गया है, किसी में एच वेक्टर को बोल दिया गया है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये एच वेक्टर जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तीव्रता को, और बी वेक्टर जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अब देखो जब आपने फील्ड अप्लाई किया तो सारे के सारे क्या होंगे, रेंडमली ओरिएंटेड होंगे। तो फील्ड अप्लाई करने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, उनको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेट करने के लिए आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर क्या होगा आपके, म्यू बी cos थीटा के बराबर होता है। मतलब मेनली डिपेंडेंसी होगी जो ओरिएंटेशन की या किए गए कार्य की, वो किसके ऊपर होगी, थीटा के ऊपर। अगर मान लो आपके पास में थीटा की ओनली फॉर 2 वैल्यू, 2 वैल्यू, या तो क्या हो सकता है, ये इसके दिशा के अंदर क्या हो सकता है, ओरिएंटेड हो, या फिर आप ये मान लो कि ओनली फॉर ओनली ये क्या हो, इसके विपरीत दिशा में ओरिएंटेड हो। तो आपके पास में इस एनर्जी की कितनी वैल्यू होगी, कार्य एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा ही है, तो इस ऊर्जा की आपके पास में कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, थीटा बराबर 0 के ऊपर एक और एक थीटा बराबर पाई। मतलब आप ये मान के चलो कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आपने इनको ओरिएंटेट करने की कोशिश की, तो या तो ये क्या हो सकते हैं, इस फील्ड की दिशा के अंदर क्या हो सकते हैं, ओरिएंटेड हो सकते हैं, या तो ये इस फील्ड की दिशा के विपरीत में क्या हो सकते हैं, ओरिएंटेड हो सकते हैं। दोनों ही दिशा में ओरिएंटेट करने के लिए आपके पास में एंगल कितना है, एक तो थीटा बराबर 0 और दूसरा एंगल कितना है, थीटा बराबर पाई। तो उस कंडीशन में एनर्जी की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। एक तो E1 बराबर क्या होगा आपके, म्यू बी पॉजिटिव, जब थीटा का मान आपके पास में क्या होगा, 0, और एक एनर्जी जो होगी E2 बराबर आपके पास में क्या होगी, माइनस के म्यू बी, जब थीटा का मान क्या होगा आपके पाई। ठीक है, तो आपके पास में कितने एनर्जी स्टेट हो गए, 2 एनर्जी स्टेट हो गए। तो इन 2 एनर्जी स्टेट के अकॉर्डिंग अगर आप पार्टीशन फंक्शन लिखना चाहोगे तो जेड का मान क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पे 2 एनर्जी है, एक ये एनर्जी और एक ये एनर्जी, ठीक है, इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से एक तो E1 यहाँ पे आएगा, एक E2 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर ओरिएंटेड है उनके लिए थीटा का मान क्या है, 0 है। तो ठीक है, थीटा का मान 0, तो यहाँ पे सारे के सारे जब म्यू और बी दोनों क्या है, एक ही दिशा में, तो उस कंडीशन में इस एनर्जी स्टेट की एनर्जी किसके बराबर होगी, म्यू बी के बराबर होगी। दूसरी चीज ये कि जब E1 का मान किसके बराबर है, माइनस के म्यू बी, मतलब एक की डायरेक्शन अगर बी इस डायरेक्शन में तो म्यू किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन में एनर्जी का मान E1 बराबर क्या होगा, माइनस के म्यू बी। तो कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, उसकी अणु या परमाणुओं के पास में टोटली कितने टाइप की एनर्जी होगी, 2 प्रकार की एनर्जी। एक तो एनर्जी क्या होगी, E1 बराबर प्लस के म्यू बी, और एक एनर्जी कैसी होगी, E बराबर माइनस के म्यू। मतलब ये डिपेंडेंसी क्या है, बाहर से लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण
उनके अणुओं के चुंबकीय आघूर्ण को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिशित करने के लिए इस प्रकार इन दो प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों प्रकार की एनर्जी अवस्था में अणुओं या के पाए जाने की अवस्था की जो प्रोबेबिलिटी होगी या फिर उन अणुओं का जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, इन दो एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो पार्टीशन फंक्शन जेड जो होता है वो किसके बराबर होता है, समेशन ई की पावर माइनस के बीटा ई आर के बराबर होता है। अब आपके पास में जब आपने चुंबकीय E1 में थीटा की वैल्यू पाई है और E2 में थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। एक तो किस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट की डायरेक्शन के ऑपोजिट क्या है, ओरिएंटेड है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण की उसके विपरीत दिशा में। अब देखो E1 और E2, तो अब यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन क्या है, z बराबर e की पावर माइनस के बीटा ई आर। तो देखो किसी भी पार्टिकल के किसी पर्टिकुलर, अब देखो दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण हो गए आपके पास में। एक तो क्या होगा उस दिशा में जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, एक किस दिशा में हो गया, एक उसके विपरीत दिशा में जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। तो इस कंडीशन में इस पार्टीशन फंक्शन के भी क्या होंगे, दो मान होंगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर दो पद होंगे, एक तो कौन सी एनर्जी के लिए, एक तो म्यू बी एनर्जी के लिए और दूसरी कौन सी एनर्जी के लिए, माइनस की म्यू बी एनर्जी के लिए। तो यहाँ से जेड बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई की पावर माइनस की बीटा E1 प्लस ई की पावर प्लस की बीटा माइनस की बीटा E2 लिखोगे। अब E1 और E2 का मान रखो तो अनुचुंबकीय पदार्थ का किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो z बराबर क्या आएगा, ई की पावर म्यू बी बीटा प्लस ई की पावर माइनस की म्यू बी बीटा, ठीक है। बीटा का मान रख दोगे तो z बराबर क्या होगा आपकी ई म्यू बी अपॉन के टी प्लस ई की पावर माइनस की म्यू बी अपॉन, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ का किसी अलग अलग एनर्जी स्टेट के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, z बराबर ई की पावर म्यू बी अपॉन के टी और ई की पावर माइनस की म्यू बी अपॉन के टी के बराबर होगा। अब प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अपॉन टोटल पार्टीशन फंक्शन को लिख दोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगी, दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। जब प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी तो उस कंडीशन में आप इसका जो ये म्यू चुंबकीय आघूर्ण है इसका एवरेज मान जो औसत मान है वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। देखो औसत मान लिखोगे तो उस कंडीशन में आपको मालूम औसत मान क्या होगा, इन दोनों के संयोजन और इन दोनों के अंतर के बराबर। क्योंकि देखो एवरेज वैल्यू म्यू बार बराबर क्या लिखोगे, P1 म्यू1 प्लस P2 म्यू2 के रूप में लिखा जाएगा। तो P1 म्यू1 और P2 म्यू2 के लिए इसको लिखोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, P1 और P2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे।